देखिए, आज हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 25। धारा जो 25 है वो आपकी जो है आबकारी करयोग्य वस्तुओं पर शुल्क जो है उद्घरण से संबंधित है कि आबकारी करयोग्य वस्तुओं पर जो है शुल्क किसके द्वारा लगाया जाएगा। तो इसमें आपको केवल दो फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो राज्य सरकार द्वारा अधिरूपित किया जा सकता है, आबकारी कर योग्य शुल्क जो है राज्य सरकार द्वारा अधिरूपित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि सिवाय किन पे जो है राज्य सरकार आबकारी कर योग्य जो है शुल्क नहीं लगा सकती, सिवाय औषधि और प्रसाधन निर्मितियां उत्पादन शुल्क अधिनियम 1955 में विनिर्दिष्ट औषधि, ये आपको याद रखना है इस एक्ट का नाम कि औषधि और प्रसाधन निर्मितियां उत्पादन शुल्क अधिनियम 1955 में विनिर्दिष्ट औषधियों पर। इसके अलावा सी कस्टम एक्ट 1878 या इंडियन टैरिफ एक्ट 1894 के अधीन शुल्क के दायित्वाधीन थी। तो इन वस्तुओं को छोड़कर बाकी सारी वस्तुओं पर जो है राज्य सरकार जो है शुल्क जो है लगा सकती है। तो कौन कौन से एक्ट थे? औषधि और प्रसाधन निर्मितियां अधिनियम 1955, इसके अलावा सी कस्टम एक्ट 1878 और इंडियन टैरिफ एक्ट 1894, ये तीन याद रखना। इनको छोड़ करके बाकी जो वस्तुएं इस अधिनियम के अधीन आती हैं उस पर जो है राज्य सरकार जो है शुल्क अधिरूपित कर सकती है, यानी कि शुल्क लगा सकती है। अब देखेंगे धारा जो है 26। धारा जो 26 है वो कहता है ऐसा शुल्क उद्घरण करने की रीति कि जो शुल्क जो राज्य सरकार ने लगाया है उसको किस प्रकार से जो है वसूल किया जाएगा। तो इसमें जो है आपको मुख्य रूप से 3 पॉइंट जो है याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है कि मादक औषधि, इसके अलावा एक साथ लिखा है मैंने, तो मादक औषधि, इसके अलावा जो है भांग की खेती को जो है एकड़ वार दर से, और जो है मादक औषधियों जो हैं उनको संग्रहित मात्रा के आधार पर जो है राज्य सरकार उन पर शुल्क लगा सकती है। तो मादक औषधियों पर संग्रहित मात्रा के आधार पर, इसके अलावा भांग के पौधे की जो खेती की जाती है उस पर एकड़ वार दर से जो है राज्य सरकार जो है शुल्क लगा सकती है। दूसरा याद रखना है कि डिस्टिलरी या ब्रूअरी के मामले में सामग्रियों की मात्रा, क्षीणता की मात्रा के आधार पर जो है राज्य सरकार शुल्क लगा सकती है। किन के मामले में? डिस्टिलरी और ब्रूअरी के मामले में जो राज्य सरकार जो है सामग्री की मात्रा और उसकी क्षीणता मतलब कितना उसमें अल्कोहल होता है, उतना कितना प्रभावित करती है, कितना उसका मतलब क्वालिटी कह सकते हैं, तो क्वालिटी के आधार पर जो है टैक्स लगा सकती है। इसके अलावा वृक्ष की बात करते हैं, ताड़ी के वृक्ष की, तो ताड़ी के वृक्ष पर जो है वृक्षों के आधार पर, प्रत्येक वृक्ष के आधार पर जो है राज्य सरकार शुल्क वसूल सकती है। ये याद रखना है कि ताड़ी का वृक्ष जो है तो प्रत्येक वृक्ष के हिसाब से उस पर जो है राज्य सरकार शुल्क वसूल सकती है। एक पॉइंट इसमें और याद रखना है कि शुल्क भंडागार के लिए, भंडागार में जाने की तारीख से देय होगा। मतलब भंडागार का अर्थ है स्टोर, वेयर हाउस में जाता है, वेयर हाउस से जब लिया जाता है, वेयर हाउस से जब लिया जाता है, जैसे वेयर हाउस में चला जाता है पूरा माल, और जब आप वेयर हाउस से माल को लेते हैं तो उसी दिन की तारीख से जो है आपसे शुल्क जो है देय होगा। जैसे आपको सरकार को शुल्क देना है तो आप किस तारीख से शुल्क देंगे? तो शुल्क आप देंगे जब आप वेयर हाउस से जो है माल को निकालते हैं, उसी तारीख से आपको जो है शुल्क का जो है भुगतान करना पड़ेगा। ये थी आपकी धारा 26। इसके अलावा धारा 27 की बात करें तो धारा 27 जो है पट्टों की मंजूरी के लिए संदाय की बात करती है। धारा 27 कैसे संबंधित है? पट्टों के संदाय के लिए मंजूरी। ये इसमें आपको केवल एक पॉइंट याद रखना है कि राज्य सरकार पट्टे की मंजूरी के प्रतिफल स्वरूप किसी राशि के संदाय को प्रतिगृहित कर सकती है। मतलब ये है कि सरकार जब पट्टे मंजूर करती है तो उसके बदले में राज्य सरकार जो है कुछ राशि जो है, कुछ रकम कह लीजिए या कुछ पैसा कह लीजिए, आपसे वसूल कर सकती है। अब इसमें रकम ये नहीं बोली गई कि कितना पैसा जो है सरकार आपसे लेगी, हाँ, लेकिन बस इतना कहा गया है कि राज्य सरकार अगर जब आपको पट्टे मंजूर करती है तो उसको लगता है तो उसके बदले में वो आपसे कुछ शुल्क जो है जरूर ले सकती है, अगर लेना चाहे तो, है ना। तो लेती भी है। आप जानते हैं कि सरकार जब पट्टे देती है तो फ्री में पट्टे तो देती नहीं है, जो भी शुल्क सरकार निर्धारित करती है वो शुल्क आपको देना होता है। तो यही बात इसमें कही है कि जब सरकार पट्टे मंजूर करती है तो उसके बदले में वो जो है आपसे क्या कर सकती है, कुछ शुल्क जो है वसूल कर सकती है। इसके अलावा इसमें जो है धारा 27A और है। 27A कहता है संविधान के प्रारंभ होने पर उद्धृत किए जाने वाले शुल्कों के लिए व्यावृत्ति। व्यावृत्ति का मतलब है सेविंग। ये कह रहा है कि जब संविधान लागू होने से पहले इस अधिनियम के तहत, क्योंकि 1915 का अधिनियम है, तो इस अधिनियम के तहत जिन चीज़ों पे शुल्क वगैरह वसूल किया जा रहा था उनको ये विधि जो है प्रभावित नहीं करेगी।
मतलब जो इस समय जो नियम है वो उस जैसे पहले वसूल किए जा रहे थे संविधान के लागू होने से पहले, उसी तरीके से उनको वसूला जाता रहेगा। ठीक है, बस इतना है, इसमें ज़्यादा कोई खास याद नहीं रखना, केवल सेक्शन वाइज आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका अध्याय 6 आता है। अध्याय 6 जो है आपका 28 धारा से शुरू होता है। धारा 28 आपकी कहती है कि अनुज्ञप्ति आदि का प्रारूप और शर्तें, कि अनुज्ञप्ति का जो है प्रारूप क्या होगा और अनुज्ञप्ति में जो है शर्तें, कौन कौन सी शर्तें जो हैं उसमें शामिल की जाएंगी, तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपको केवल एक पॉइंट याद रखना है कि अनुज्ञप्ति में यह शर्त होगी कि विहित की गई मात्रा से कम मात्रा में विक्रय के लिए मदरा अगर उठाता है तो उसको शास्ति देनी होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें एक, जब सरकार आपको अनुज्ञप्ति देती है, लाइसेंस देती है शराब के लिए, मदरा के लिए, तो आप जो है मदरा की जो निश्चित मात्रा सरकार ने तय कर रखी है उतनी मात्रा आपको हर माह उठानी पड़ेगी। अगर उससे कम मात्रा में आप शराब को जो है, या मदिरा कह लीजिए, मदिरा को अगर आप उठाते हैं तो उसके लिए जो है आपको शुल्क देना पड़ेगा, है ना। तो ये याद रखना है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो आपको इस बात को याद रखना है कि इसमें जो मात्रा सरकार निश्चित कर देती है हर महीने की, कि हर महीने आपको इतनी मात्रा में जो है मदिरा को उठाना है, अगर आप उसको नहीं उठाते हैं तो फिर उसके बदले जितना आपने नहीं उठाया है या जितनी मात्रा कम मात्रा उठाई है उसके लिए अतिरिक्त शुल्क आपको देना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है धारा 28A और है, इसमें ये कहती है पर्यवेक्षण प्रभारों का संदाय। पर्यवेक्षण प्रभारों का जो संदाय है किस आधार पर किया जाएगा, तो इसमें याद रखना है आपको 2 पॉइंट। पहला कि राज्य सरकार शुल्क ले भी वसूल कर सकती है। इसमें राज्य सरकार के लिए है कि पर्यवेक्षणों के लिए जो है राज्य सरकार आपसे शुल्क के रूप में या लेवी के रूप में जो है कर, या कह लीजिए टैक्स जो है वसूल सकती है। इसके अलावा दूसरा आपको याद रखना है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को या किसी क्षेत्र को उस शुल्क से जो है मुक्ति दे सकती है, यानी शुल्क में जो है छूट दे सकती है। सरकार चाहे तो आपसे जो है लेवी वसूल सकती है या शुल्क वसूल सकती है, या सरकार चाहे तो किसी क्षेत्र विशेष में या किसी व्यक्तियों को या किसी जो है समुदाय को कह लीजिए क्या दे सकती है, छूट आदि दे सकती है। जिसको भी सरकार छूट देना चाहे, कहने का मतलब ये है कि जिसको भी सरकार छूट देना चाहे उसको छूट जो है दे सकती है। जो धन की वसूली सरकार करती है या जो राशि की सरकार वसूली करती है, या कह लीजिए जिस शुल्क की सरकार वसूली करती है उस शुल्क से जो है सरकार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समुदाय को, किसी भी क्षेत्र को जो है मुक्ति दे सकती है। धारा 29 जो है कहता है अनुज्ञप्तिधारी से प्रतिभूति लेने की शक्ति। इसमें केवल आपको जो है सेक्शन याद रखना है, सेक्शन से ही पूरा के पूरा स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी से जो है इस अधिनियम के तहत प्रतिभूति या गारंटी भी भराई जा सकती है। जब अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की मांग करता है तो उससे जो है प्रतिभूति के रूप में या गारंटी के रूप में कुछ रकम भी भराई जा सकती है। तो इसमें केवल सेक्शन ही है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। इसके अलावा धारा 30 है। धारा 30 कहती है पारिभाषिक त्रुटियां, अनियमितताएं तथा लुप्तियों का क्या प्रभाव होगा। मतलब जो जब आप आवेदन करते हैं अनुज्ञप्ति के लिए और उसमें अगर मान लो कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उस त्रुटि का प्रभाव क्या पड़ेगा ये कहता है। तो आप ये याद रखें कि अगर कोई अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती के कारण ही जो है आपकी जो अनुज्ञप्ति है वो अविधिमान्य नहीं हो जाएगी। ठीक है, अविधिमान्य नहीं होगी। और इस बात का निर्धारण भी कौन करेगा कि वो आपकी जो अनियमितता है या जो त्रुटि हुई है उसके कारण जो आपकी अनुज्ञप्ति जो है अविद्यमान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात का निर्धारण भी जो है आबकारी आयुक्त करेगा। यानी कि आबकारी आयुक्त का जो विनिश्चय है वो अंतिम होगा। सामान्य तो नियम ये कह रहा है कि कोई गलती त्रुटि वगैरह, देखिए गलती त्रुटि 2 तरीके की होती है। एक सामान्य गलती है, उससे समझ में आ रहा है कि कोई बड़ा समस्या पैदा होने वाली नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर गलती ऐसी है कि उससे अनुज्ञप्ति पे कोई प्रभाव पड़ता है, भ्रम पैदा होता है, तो फिर जो है आबकारी आयोग का जो निश्चय है वो अंतिम होगा। वो डिसाइड करेगा इस मामले में कि उस अनुज्ञप्ति को निरस्त किया जाना चाहिए या फिर वो वैध है कि नहीं है। तो इसमें जो याद रखना कि आबकारी आयुक्त का जो निश्चय है वो क्या होगा, वो अंतिम होगा। इसके अलावा जो है धारा 31 कहती है अनुज्ञप्ति आदि को रद्द या निलंबित करने की शक्ति। तो ये सिंपल सा है काफ़ी। 31 में अनुज्ञप्तियों को रद्द करने से संबंधित जो है प्रोविज़न किए गए हैं। तो याद रखना बस इतना कि अनुज्ञप्ति जारी करने वाला या अनुज्ञप्ति देने वाला प्राधिकारी उसको निरस्त भी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्राधिकारी अनुज्ञप्ति जारी करता है वो उसको निरस्त भी कर सकता है। जो आपको शक्ति देता है वो आपसे शक्ति
छीन भी सकता है। बस इतना याद रखें, जिस व्यक्ति ने आपको शक्ति प्रदान की है वो व्यक्ति आपसे शक्तियाँ आपकी छीन भी सकता है। तो यही जो है इसमें बताया गया है कि अनुज्ञप्ति आदि को रद्द या निलंबित करने की शक्ति जो है किसमें होती है, जो जारी करता है वो प्राधिकारी उसको निरस्त भी कर सकता है। इसके अलावा सेक्शन 32 है। सेक्शन 32 कहता है अनुज्ञप्तियों का प्रत्याहरण करने की शक्ति। प्रत्याहरण मतलब वापस ले लेना है कि मान लीजिए कोई वजह है कि पहले आपको अनुज्ञप्ति जारी की गई थी और कुछ वजह से ऐसी रही है कि वो अनुज्ञप्ति आपसे जो है वापस ले ली जाती, पहले इशू किया और उसके बाद जो है कंडीशन ऐसी हो गई कि अब आपको जो है अनुज्ञप्ति वापस ली जा रही है। तो इसमें आपको याद रखना है कि पहले जो है अगर जब आपसे अनुज्ञप्ति वापस ली जाती है अनुज्ञप्ति जारी करने के बाद, तो ऐसे में जो है 15 दिन की लिखित सूचना के अवसान पर ही जो है आपसे अनुज्ञप्ति वापस ली जाएगी। यानी पहले तो आपको 15 दिन का जो है एक तरीके से नोटिस कह लीजिए, नोटिस दिया जाएगा या कह लीजिए सूचना दी जाएगी। तो 15 दिन पूर्व की आपको जो है एक सूचना जारी की जाएगी, उसके बाद ही जो है आपसे अनुज्ञप्ति वापस ली जाएगी। एक बात और इसमें याद रखना है कि जब अनुज्ञप्ति आपसे वापस ली जाती है तो इसमें 15 दिन की जो फीस थी वो आपको वापस कर दी जाएगी। जो आपने शुल्क का भुगतान किया था उसमें से 15 दिन की जो फीस है वो क्या कर दी जाएगी, आपको वापस कर दी जाएगी। कब, जब अनुज्ञप्ति जो है आपको जारी करने के बाद दोबारा वापस ली जाती है। इसके बाद जो है सेक्शन 33 है, ये कहता है अनुज्ञप्तियों का अभ्यर्पण। अब इसमें और उसमें क्या अंतर है, वहाँ आपसे अनुज्ञप्ति खुद वापस ली जा रही है देने के बाद 32 में, और 33 में आप खुद सरेंडर कर रहे हैं कि भाई साहब हमसे नहीं हो पाएगा, हमने ले लिया लेकिन हम जो कारोबार जो कर रहे हैं हम, या जो धंधा हमने लिया है यानी जो लाइसेंस लिया है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है। तो अब आपने क्या किया, उसको सरेंडर करना चाहा। तो इसमें जो है आपके लिए इस कंडीशन ये है कि जब आप सरेंडर करते हैं अपनी अनुज्ञप्ति या आप अपनी अनुज्ञप्ति सौंपना चाहते हैं दोबारा से, तो इसके लिए जो है आपको 1 माह पूर्व की जो है क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। ये कब, जब आप देते हैं, और जब आपको देखने के बाद स्वयं उनके द्वारा वापस ली जाती तो वहाँ 15 दिन की सूचना आपको दी जाती है, उसके बाद ही जो है आपसे अनुज्ञप्ति वापस ली जाती। साथ ही साथ 15 दिन का आपको जो है शुल्क भी रिटर्न हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, जब स्वयं आप अनुज्ञप्ति जो है अभ्यर्पण कर रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं, इस मामले में जो है आपको 1 माह पूर्व की जो है सूचना देना पड़ेगी कि भाई अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब बात आती है कि भाई ये सूचना आप किसको देंगे, तो ये सूचना आप जो है कलेक्टर को देंगे। ये भी याद रखना है आपको, इसमें महत्वपूर्ण है कि जब आप सरेंडर की सूचना देते हैं, जब आप अभ्यर्पित करना चाहते हैं अनुज्ञप्ति, तो इसको जो है आप, इसकी जो है सूचना जो है आप कलेक्टर को जो है सूचना देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें।